कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए थर्मल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 4 के बारे में। इसके पहले हमने यूनिट नंबर 1 को कवर कराया था, अब यूनिट नंबर 4 को कवर करा रहा हूँ। भाई सभी यूनिट को हम कवर कराएंगे, लेकिन हम यूनिट नंबर 4 को इसलिए कवर करा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं वो भी 10। तो आपके 20 नंबर पासिंग मार्क्स हैं तो 10 नंबर यहीं से हो जाते हैं। तो अगर इस यूनिट को नॉर्मली अगर मैं 45 मिनट का लेक्चर ले रहा हूँ, अगर 45 मिनट आपने प्यार से सुन लिया तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि 45 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और उसके पहले आपको अवगत करा देते हैं कि अगर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है, बिना PYQ के कुछ नहीं होने वाला है, बिना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही गेस कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर लीजिए। आप सभी को सारी चीज़ें 99 रुपीज़ के अंदर मिल जाती हैं, तो मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। यूनिट हमारा है 4 नंबर, जिसका नाम है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? स्टीम को जनरेट करने वाला इक्विपमेंट। स्टीम का मतलब क्या है? वाष्प, भाप। ठीक है, तो चलिए स्टीम जनरेटर अर्थात हम बॉयलर के इंट्रोडक्शन को हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना जरूरी समझूंगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे इजी सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, मतलब इस सब्जेक्ट का जो सबसे ज़्यादा इजी कह सकते हैं कि चैप्टर है, वो आपका स्टीम जनरेटर है। और इजी के साथ साथ स्कोरिंग है मेरे प्यारे साथियों, अर्थात यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब भैया 10 मार्क्स कौन कौन से टॉपिक पे मिलने वाले हैं? तो उन्हीं टॉपिक का हम रिवीजन कराने वाले हैं। बाकी आप सभी और भी वन शॉट वीडियो को ऐप के माध्यम से देख सकते हो। हमने ऐप पे सारे वन शॉट वीडियोस को कराना शुरू कर दिया है, जहां पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और आप सभी को वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप सभी को एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। भाप जनरेटर यानी बॉयलर जो है एक ऐसा क्लोज्ड वेसल है। ठीक है, एक ऐसा क्या है? बंद पात्र है, जिसका उपयोग स्टीम को बनाने में अर्थात वाष्प को बनाने में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बॉयलर कहते हैं। परंतु सभी बंद पात्रों को, ऐसा नहीं है कि सभी बंद पात्रों को हम बॉयलर कह दें, नहीं, सब बंद पात्रों को हम बॉयलर नहीं कह सकते। तो बॉयलर कहते किसे हैं? बॉयलर एक्ट आया 1962 में। ठीक है, उसने बताया कि एक ऐसा बंद पात्र जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होती है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है? 10 गैलन से अधिक होती है, तथा इसका उपयोग स्वच्छता पूर्वक वाष्प उत्पादन के लिए किया जाए, उसे हम बॉयलर कहते हैं। तो बॉयलर को इंट्रोडक्शन के रूप में समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल है जिसका उपयोग हम वेपर के लिए यानी वेपर का प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। लेकिन सभी क्लोज्ड वेसल्स, सभी बंद पात्रों को हम बॉयलर नहीं कह सकते, लेकिन बॉयलर हम कह किसे सकते हैं? 1962 एक्ट के अनुसार ऐसा क्लोज्ड वेसल जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक हो और वो क्या करे? वेपर को निकाले अर्थात वेपर उत्पादन करे, उसे हम बॉयलर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बॉयलर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 100% लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है भैया, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा वो देखो। तो बॉयलर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम किन किन के बेस पर कर सकते हैं, तो आप सभी देख सकते हो कि पहला हमारा जो बेस है वो ईंधन के आधार पे, यानी हम कौन सा यहाँ पे फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके आधार पे। ठीक है भैया, तो पहला हम यहाँ पे ठोस ईंधन यूज कर रहे हैं। ठोस ईंधन का मतलब सॉलिड ईंधन। सॉलिड में क्या आता है आप सभी का? सॉलिड में आपका कोयला आ गया। ठीक है भैया,
उसके बाद हमने फ्लूइड यूज किया। फ्लूइड में क्या आ गया आप सभी का, पेट्रोल आ गया, ठीक है। तीसरा यूज ही हमने किया गैस। गैस में क्या आ गया आपका, बायोगैस, ठीक है भैया। तो ये 3 तरीके के हमने फ्यूल यूज किए और उनके हमने क्लासिफिकेशन को किया। तो अर्थात हम पहला जो बॉयलर यूज कर रहे हैं वो ईंधन के आधार पे 3 तरीके का बॉयलर है, ठोस ईंधन बॉयलर, गैस ईंधन बॉयलर और तरल ईंधन बॉयलर, ठीक है। चलो दूसरा आता है आपका दहन, यानी दहन का मतलब कंबस्चन, ठीक है, कंबस्चन चैम्बर, ठीक है। इसे कक्ष को क्या कहेंगे, कंबस्चन चैम्बर, ठीक है। कंबस्चन चैम्बर की स्थिति के आधार पे, स्थिति का मतलब पोजीशन, ठीक है। अर्थात जो हमारा फ्यूल है वो कहाँ पे कंबस्चन हो रहा है उसका, अर्थात वो जल कहाँ रहा है। अगर अंतर जल रहा है तो उसे हम इंटरनल कंबस्चन बॉयलर कहेंगे, ठीक है। अगर बाहर जल रहा है तो उसे एक्सटर्नल कंबस्चन बॉयलर कहेंगे, ठीक है भैया। तो बाहर और भीतर 2 तरीके से दहन हो रहा है। तो अगर अंदर जलन हो रहा है, फ्यूल का जल रहा है, तो वो लंकाशायर बॉयलर के अंदर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर होता है कि फ्यूल को अंदर ही जलाया जाता है, ठीक है, बॉयलर के अंदर। एंड एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन यानी बाह्य दहन बॉयलर जो होता है, अर्थात बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर है, स्टर्लिंग बॉयलर। यहाँ पे फ्यूल को बाहर चलाया जाएगा, फिर उसको फ्यूल को क्या करेंगे हम, जो फ्यूल का कह सकते हैं कि जो फ्यूल जलता है उसके बाद जो उसका धुआं है, जो कह सकते हैं कि फ्लेम है, उसको ले जाया जाता है पाइप की मदद से। तो 2 हमारा टाइप क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। अब आता है बॉयलर की अक्ष की स्थिति के आधार पे, अर्थात बॉयलर सीधा खड़ा है कि बॉयलर लेटा हुआ है कि बॉयलर के पेट में दर्द हो रहा है तो वो तिरछा हो गया है। तो इसके आधार पे हमारा 3 तरीके का बॉयलर होता है। एक तो आपका, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा अपने आप को समझ रहा है इसलिए वो खड़ा है, ठीक है, यानी आपका ये बहुत आज्ञाकारी बालक है। ये है हमारा कॉकरन बॉयलर, ठीक है, कॉकरन बॉयलर, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना होता है कि चाहे वो कॉकरन हो, चाहे वो स्टर्लिंग हो, चाहे वो बैबकॉक्स हो, 2 तरीके के मेन जो टाइप्स होते हैं वो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब है। उनमें याद रखना है कि कॉकरन कौन सा बॉयलर है, ठीक है। अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि भैया कॉकरन कौन सा बॉयलर है, ठीक है। हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए फिलहाल कॉकरन कौन सा बॉयलर है ये जरूर बताइए। और ये कॉकरन जो बॉयलर है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। हो सकता है कि मेरे नोट्स के अंदर ये चीज़ ना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि कॉकरन बॉयलर को कैसे भी करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद है क्षैतिज बॉयलर, ठीक है। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल है, अर्थात रेल इंजन बॉयलर है एग्जाम्पल में। अब आता है इंक्लाइंड बॉयलर यानी स्टर्लिंग बॉयलर, ठीक है। तो जब तक आप उनके नाम के साथ नहीं लिखोगे तब तक नंबर ढंग के नहीं पाओगे, ठीक है भैया। अब आते हैं फ्लू गैसेस के प्रवाह, जैसा कि मैंने ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था कि फ्लू गैस का प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन जो टाइप है वो फायर ट्यूब बॉयलर है, जिसमें आ गया रेल इंजन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर। उसके बाद आता है वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें आपका आ गया बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, ठीक है भाई। अब आइए फीड के, यानी पानी का जो फीड दे रहे हैं, पानी जिसमें गर्म हो रहा है, ठीक है, उसके संचरण के आधार पर एक तो आपका नेचुरली होगा और एक आपका होगा आर्टिफिशियल, ठीक है। तो वो तो बॉयलर टू बॉयलर डिपेंड करेगा, इसलिए आप यहाँ पे प्राकृतिक और कृत्रिम लिख दीजिएगा। अब आता है बॉयलर के प्रेशर के ऊपर कि भैया किसका प्रेशर ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लो प्रेशर बॉयलर। लो प्रेशर बॉयलर में आपका लंकाशायर बॉयलर है, कार्निस बॉयलर है, रेल इंजन बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर है, ठीक है, हाई प्रेशर बॉयलर है ला माउंट बॉयलर हो गया, इसमें आपका बैबकॉक्स भी आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये आपका 6 टाइप से हमने, 7वां भी हमारे पास है बॉयलर की क्षमता के आधार पर, यानी किसकी क्षमता ज़्यादा है। तो एक तो आपका लो कैपेसिटी है, ठीक है, लो कैपेसिटी है। तो जो लो कैपेसिटी है वो आपका रेल इंजन बॉयलर है।
और हाई कैपेसिटी ला माउंट बॉयलर, वेंसन बॉयलर है। ये 7 टाइप से क्लासिफिकेशन है और अगर इतना आपने याद कर लिया तो 5 मार्क्स आप सभी के फिक्स हो गए हैं काफ़ी हद तक। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बॉयलर के अंदर ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपसे क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक दोनों पूछ ले, तो इसलिए आपको पढ़ना इसको जरूरी है। ठीक है, जो वाष्प उत्पादन की जो दर है, ठीक है, वाष्प उत्पादन की जो दर है वो ऐसी होनी चाहिए कि जितना हमें चाहिए उतना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बना रहे हैं, लिमिट से कम बना रहे हैं। बॉयलर का एक ऐसा गुण जो कम से कम स्थान घेरने वाला होना चाहिए, यानी हम जहाँ पर भी बॉयलर को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरे, वो कम से कम स्पेस कंज्यूम करे। ठीक है, बॉयलर को स्टार्ट करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए वो आसानी से शुरू होना चाहिए। अगला है बॉयलर का जो डिजाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए। ठीक है, बॉयलर का जो लोड है, भार है, वेट है, वो कम होना चाहिए। और जो बॉयलर का मेंटेनेंस भी है, ठीक है, मेंटेनेंस भी है, वो भी क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस भी आपका कम होना चाहिए। तो ये आपके बॉयलर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें अगर आप याद करके लिख दोगे तो भैया बहुत काम बन जाएगा। अब आते हैं हमारे बॉयलर के माउंटिंग्स और एसेसरीज। ठीक है, अब माउंटिंग्स कहाँ पर यूज होते हैं और एसेसरीज कहाँ पर यूज होते हैं और एक्चुअल में ये है क्या, उनको समझना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे कि माउंटिंग करता क्या है। तो जो बॉयलर का माउंटिंग होता है वो बॉयलर को सुरक्षित परिचालन में सहायक होता है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा बॉयलर ऐसा ना हो कि फट जाए, ऐसा ना हो कि कोई भी डेंजर जोन में हमारा बॉयलर पहुंच जाए, तो उसके लिए हमारा बॉयलर का माउंटिंग्स यूज होता है और वो बॉयलर एक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। ठीक है, तो वही है कहाँ पर कहा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के गेज एवं वाल्व जो बॉयलर के सुरक्षित परिचालन में अर्थात उनको सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करेंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं बॉयलर के माउंटिंग्स। ठीक है भैया, बॉयलर को अच्छी तरीके से चलाने में जो मदद करे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना क्योंकि एसेसरीज और माउंटिंग्स दोनों अलग है। एसेसरीज क्या है अभी जस्ट आगे बताने वाला। अब ये लगते कहाँ पर हैं, तो ये जो है बॉयलर के ऊपर, इस चढ़नार जो वर्ड है ये है माउंटिंग्स। ठीक है, माउंटिंग्स जो है मतलब कहीं पे ऐसे हमारा बॉयलर है तो इसके ऊपर हमारा माउंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बॉयलर की माउंटिंग्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो बॉयलर पर हम क्या करते हैं, ऊपर लगा देते हैं। अब ये जो बॉयलर पे लगते हैं तो ये लगते कैसे हैं, ये भारतीय बॉयलर एक्ट के थ्रू लगते हैं। ठीक है, भारतीय बॉयलर एक्ट के अनुसार जो भी हमारे माउंटिंग्स यूज होते हैं उनको लगाना आवश्यक है, तभी आप बॉयलर चला सकते हो। आइए, तो हमारे पास लिखे हुए हैं कई सारे नाम। ठीक है, इनको हम खटाखट से समझाएंगे और फटाफट से आप जान जाओगे। पहला क्या लिखा है, प्रेशर गेज। क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, प्रेशर गेज। ये क्या करता है, प्रेशर गेज है तो मतलब दबाव अर्थात प्रेशर को क्या करता है, मापेगा ये। ठीक है, तो इतना आप जान गए कि ये क्या करेगा, प्रेशर गेज दबाव मापने के काम में आएगा। किसका, बॉयलर का ही तो प्रेशर मापोगे। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है और दिक्कत कर जाए। अब अगला है सेफ्टी वाल्व। ठीक है, अब सेफ्टी वाल्व किस लिए यूज हो रहा है, अब ये जो प्रेशर माप रहे हो सकता है कि आपने मापा और प्रेशर ज़्यादा निकल गया, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया और लिमिट से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि उस प्रेशर को क्या करना है, रिलीज करना है। ठीक है, तो लिमिट से ज़्यादा, लिमिट क्रॉस प्रेशर हो गया तो उसको क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, ठीक है, उसको कर देंगे रिलीज। ठीक है, उसको कर देंगे रिलीज, तो रिलीज के लिए क्या लगता है, सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व की मदद से हम प्रेशर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब आता है वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर, अब ये करता क्या है भैया, इसको समझा। देखो, वाटर के लेवल को दिखाता है। ठीक है, कि हमारा जहां पर भी पानी स्टोर हो रहा है वो कितना वहां पे वाटर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि अगर वाटर नहीं है और हमारा बॉयलर चल रहा है तो क्या होगा, वही तो फिर से डेंजर जोन में आ जाएगा, फटने की स्थिति में आ जाएगा। जैसे आपके पेट में कुछ नहीं होता है और आपकी इंजन लगातार चल रही है,
तो आपके अंदर भी वैक्यूम बन जाता है और आपको पेट में दर्द होने लगता है। तो पेट तो नहीं फटता है आपका, लेकिन आपको भूख लगने लगती है। सेम प्रोसेस वही है कि वहाँ पे पानी की भूख है और लगातार बॉयलर चल रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं तो फट जाएगा। इसीलिए हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है कि पानी कम ना होने पाए, वरना बहुत भयानक स्थिति आ जाएगी बॉयलर में। अब आता है स्टीम स्टॉप वाल्व। ठीक है भैया, स्टीम स्टॉप वाल्व का मतलब क्या है कि जो भी हमारा बॉयलर से स्टीम निकल रही है, ठीक है, उसको क्या करता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको अगर हमें रोकना है, रिलीज करना है, तो उसके स्टॉप के लिए होता है क्या, स्टीम स्टॉप वाल्व। ठीक है, तो जो भी हमारा स्टीम निकल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, स्टीम कंट्रोल। ठीक है, स्टीम कंट्रोल, स्टीम को हम कंट्रोल करते हैं किससे, स्टीम स्टॉप वाल्व से। अब आता है हमारा फीड चेक वाल्व। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, फीड चेक वाल्व। अब फीड चेक वाल्व का मतलब क्या है, यहाँ पे तो वाटर लेवल इंडिकेटर था, ठीक है, जो कि वाटर की लेवल को देखता है। फीड चेक वाल्व का मतलब ये होता है कि जो पानी को फीड करते हो उसको नियंत्रित करना है कि कितनी पानी हमको यहाँ पे रखना है। ऐसा नहीं है कि तो पानी पानी लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको फीड को चेक करने के लिए जो वाल्व लगा होता है उसे हम कहते हैं फीड चेक वाल्व। और फीड के रूप में क्या देते हो, वाटर। ठीक है, वाटर देते हो फीड के रूप में। ठीक है भैया, तो पानी का जो भी फीड दिया जा रहा है उसको चेकिंग करने के लिए, हमारा उसको कंट्रोल करने के लिए फीड चेक वाल्व लगा होता है। अब आता है अगला फ्यूजिबल प्लग। ठीक है, अब फ्यूजिबल प्लग का मतलब समझोगे आप घर के फ्यूज से। ठीक है, घर का फ्यूज है, जब ज़्यादा कुछ उसमें होता है तो क्या होता है, फ्यूज जल जाता है, और जल करके क्या होता है, कनेक्शन को काट देता है। सेम काम यहां पर भी होता है कि एक ऐसा उपकरण, जब क्या होगा, क्या वहां पे पानी नहीं है, ठीक है, यहां पे वाटर नहीं है, फ्यूजिबल प्लग में समझो वाटर नहीं है, तो क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाप निकल रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाप निकल रही है, और हमको क्या करना है, भाप को अब नहीं, क्या नाम है, ले जाना है। ठीक है, मतलब आपका मतलब बॉयलर को हमें चलाना नहीं है, बॉयलर को रोकना है। तो बॉयलर को रोकने के लिए क्या होगा, एक फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। ठीक है, वो क्या होता है कि जो फ्यूजिबल प्लग है, जब पानी नहीं रहेगा तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि वो फ्यूजिबल प्लग गल जाता है, और जो गलता है तो जो पानी वहाँ ऊपर हल्का इकट्ठा रहता है वो क्या करता है कि नीचे आता है और उसको क्या कर देता है, जो भी हमारा कंबस्चन हो रहा है उसको बुझा देता है। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे साथियों कि जब हमारा वाटर की कमी आएगा तो वो जो फ्यूज लगा है वो इस टेक्निक से लगा है कि वो पिघल जाएगा, और वहाँ पर जो पानी इकट्ठा है वो पानी आएगा और कंबस्चन चैम्बर को सीधा क्या करेगा, बुझा देगा। ठीक है, समझ गए बात। ब्लो ऑफ कॉक का हमारा काम होता है कचड़ा साफ करना। ठीक है, कचड़े को हटाने के लिए। ठीक है, तो ब्लो ऑफ कॉक हमारा क्या करता है कि अगर पानी वहाँ पे हल्का फुल्का इकट्ठा हुआ है, कचड़ा इकट्ठा हुआ है, तो उसको खाली करने के लिए ब्लो ऑफ कॉक लगाया जाता है, उसके अंदर जा कर के साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे मेरे प्यारे साथियों, बॉयलर के माउंटिंग्स। अब आते हैं बॉयलर की एसेसरीज। एसेसरीज को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी लिख दूंगा, चाहे इसकी स्पेलिंग गलत हो हमारी, बट काम वही है कि कोई सा भी बॉयलर है, ठीक है, उसकी इफ़िशियंसी को हमें इंक्रीज करना है। इफ़िशियंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, नॉर्मल तो आप रोटी सब्जी तो खाते ही हो, फिर पनीर खा रहे हो, है ना, और भी कुछ ले रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आपके माइंड की इफ़िशियंसी इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से नॉर्मल तो बॉयलर से पानी को क्या किया जा रहा है, गर्म करके स्टीम तो बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ किया जाए कि आप और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको, तो उसी को कहते हैं एसेसरीज, यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। अर्थात बॉयलर को प्रचालन को दक्ष करने यानी इफिशियंट करने और दक्षता वृद्धि के लिए कुछ युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बॉयलर एसेसरीज, अर्थात बॉयलर उपसाधन। ठीक है, साधन के ऊपर भी एक साधन लगाया जा रहा है। ठीक है, बॉयलर उपसाधन का प्रयोग नहीं करने पर बॉयलर का कार्य सुचारू रूप से तो होता है, परंतु इसके न लगने पर बॉयलर की दक्षता प्रभावित, यानी इफिशियंसी उस लेवल पर नहीं आ जा रही है। ठीक है,
जो काम 1 घंटे के अंदर होना चाहिए वो अगर यहाँ पे एक्सेसरीज यूज कर रहे हो तो 45 मिनट्स में हो जा रहा है। 45 मिनट में हो जा रहा है तो 15 मिनट का फ्यूल बच रहा है, टाइम बच रहा है, और आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है वो चीज़ मिल रही है। तो इसलिए एक्सेसरीज यूज होते हैं। अब भैया एक्सेसरीज कौन कौन से हैं? एक है सुपर हीटर, एक है इकोनोमाइजर, और एक है एयर प्री हीटर। आइए थोड़ा थोड़ा सबको समझेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इनको समझने के लिए आपको ध्यान से एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो बॉयलर है, ठीक है, उसकी जो स्टीम निकल रही है उसको हम ले जा रहे हैं टरबाइन के ऊपर। कहाँ पे? टरबाइन के ऊपर, ठीक है, टरबाइन की ब्लेड के ऊपर। अब टरबाइन की ब्लेड के ऊपर अगर आप वेट स्टीम को डालोगे, वेट का मतलब क्या है? गीला, हल्का। अब स्टीम में तो अगर जो आप खाना पकाते हो, जो ऊपर से स्टीम निकलती है, हाथ लगाते हो तो क्या होता है? हाथ लगाते हो तो ऊपर हल्का हल्का से स्टीम तो रहती है, लेकिन अपने हाथ पे पानी आ जाता है ना, तो आपका वेट स्टीम है। लेकिन इस तरीके की स्टीम यूज करेंगे तो हमारा उस इफिशियंसी के साथ हमारा टरबाइन का ब्लेड घूमेगा नहीं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हमें ड्राई स्टीम यूज कर लें, ठीक है, अगर ड्राई स्टीम यूज कर लें या सुपर हीटेड स्टीम यूज कर लें, ठीक है, तो क्या होगा कि ड्राई सुपर हीटेड स्टीम यूज कर लें तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लेड है वो खराब होने की संभावना भी नहीं रहेगी और हमारा इफिशियंसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टीम जनरेट होता है उसको क्या करते हैं हम, उससे हम इसको सुपर हीट करते हैं, ठीक है। हीट तो है ही, उससे हम इसको सुपर हीट करेंगे, ठीक है, और सुपर हीट करके, ठीक है, सैचुरेटेड ड्राई स्टीम के रूप में कन्वर्ट करके एकदम से ड्राई, और उस टरबाइन की हम ब्लेड के ऊपर मूव कराते हैं, जिससे हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। इतना ही जानना था बस, ठीक है। स्टीम को हम क्या कर रहे हैं? सुपर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए सुपर हीट कर रहे हैं इसको। अब अगला हमारा आता है कि इकोनोमाइजर, ठीक है। इकोनोमाइजर क्या करता है, ठीक है। तो इकोनोमाइजर का मैकेनिज्म समझने से पहले समझो, जैसे होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि जो भी हमारा बॉयलर चल रहा है, ठीक है, ठीक है, बॉयलर चल रहा है, तो हमारा जो भी फ्लू गैस निकल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? फ्लू गैस हमारे पानी को गर्म कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना आप गर्म कर रहे हो वो 100% यूज कर पा रहा है? तो वो 100% नहीं यूज कर पा रहा है। तो जो हमारा 100% यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उन फ्लू गैसेज को हमने पकड़ लिया, एक जगह पे स्टोर करा, और स्टोर करके जो हमारा पानी गर्म हो रहा है उसको हम और पहले से उसी फ्लू गैस से गर्म कर दे रहे हैं। यानी पानी गर्म करने से पहले ही, यानी गर्म पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जहाँ पर यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, तो जो ये पानी यहाँ पे फीड कर रहे हैं, ये हम इकोनोमाइजर से क्या किया? पहले से ही हल्का गर्म कर लिया, और उसको यूज कहाँ से किया? जो ये हमारा फ्लू गैसेज निकल रहा है और जो आप सभी का यहाँ से स्टीम बनने के बाद चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, तो जो वो सब हीट वगैरह है उसको यूज किया, न्यूट्रलाइज किया, और पहले से ही पानी गर्म करके इसको फीड दिया। तो और कम टाइम लगेगा, क्या होगा? और कम टाइम लगेगा पानी को स्टीम बनने में, ठीक है भाई। समझ गए आप लोग इकोनोमाइजर क्या यूज है? यानी हम जो भी वेस्टेज हीट है उसको यूटिलाइज किया, और पहले से ही हम पानी को गर्म किया और उसे फीड किया। कहाँ पे? बॉयलर के अंदर। तो पहले से गर्म पानी और गर्म होगा और आपका वो यूज होगा जल्दी से जल्दी स्टीम बनने में। अब आता है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर भी इकोनोमाइजर की तरह ही काम करता है। अब ध्यान से समझिएगा, इकोनोमाइजर में क्या था कि हमारी जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर हम पानी को गर्म कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि जो बची हुई हीट है उसको फिर से हमने पकड़ लिया, फ्लू गैसेज की जो हीट है उसको हमने फिर से पकड़ लिया, और उन फ्लू गैस की हीट को क्या किया मेरे प्यारे साथियों? न्यूट्रलाइज कर एयर को इस बार गर्म किया। अब एयर को किस लिए गर्म कर रहे हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है कि कहीं भी फ्यूल को बर्निंग करने के लिए एयर की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम गर्म एयर यूज करेंगे तो प्रॉपर बर्निंग होगी और एक अपर लेवल पर आपको थर्मल इफिशियंसी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इसलिए जो फ्लू गैस की जो एनर्जी है, उस हीट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब किया और एयर को इस बार गर्म करने में यूज कर लिया, इसलिए इसे हम एयर प्री हीटर कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हम और भी चीज़ों को आप सभी को समझाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम समझेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में, ठीक है। देखो, अभी इसके पहले आप सभी ने देखा होगा कि हम लैंकाशायर बॉयलर दिखा रहे थे,
बट लैंकाशायर बॉयलर एक्चुअल में आपके सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ डिस्क्राइब है हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो हम पहले नंबर बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर को समझते हैं, ठीक है। आइए, ये आपका बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है, ठीक है। इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझाते हैं। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि 100% इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि कैसा इसका वर्किंग है, ठीक है। सबसे पहले नंबर तो आप सभी जहाँ से हम आग को जलाते हैं वहाँ से समझना शुरू करो। ये है आपका फायर डोर, यानी यहीं पे आप सभी का आग को जलाया जाता है, इसे ग्रेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, आग जल गई। आग जल गई तो आग नहीं जाती है, जाती क्या है, फ्लू गैसेज, ठीक है। फ्लू गैसेज जिसे हम गर्म गैसेज कहते हैं, फ्लू गैस आगे बढ़ती है। और फ्लू गैस आगे बढ़ी कहाँ, वाटर ट्यूब में। कहाँ पे वाटर ट्यूब लगी है, ये आपकी वाटर ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो ये वाटर ट्यूब्स हैं ये 15 डिग्री क्या होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं। कितना, 15 डिग्री तक इंक्लाइंड होती हैं। अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है आपका, पानी, ठीक है, वाटर। ये वाटर यहाँ से क्या हुआ, इनलेट हुआ। और आप सभी इसे कह सकते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। क्या, नेचुरल सर्कुलेशन, यहाँ पे मैंने लिखा भी था नेचुरल सर्कुलेशन। आपको पता भी है कि आपको ऊपर मैंने टाइप में भी बताया था कि दो तरीके की टाइप होते हैं, एक नेचुरल सर्कुलेशन, एक फोर्स टाइप होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल है, यानी नेचुरल पानी आएगा। इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब पानी यहाँ पे इंटर करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पानी इंटर करेगा तो इन सब ट्यूब के अंदर जाएगा। और जब ट्यूब के अंदर आपका गया तो यहाँ से क्या जा रहा है, फ्लू गैसेज। फ्लू गैसेज जाएंगी तो एक जगह पर जाएंगी, लेकिन इसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है बफल, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, बफल, ठीक है। बफल का काम क्या है, ये बफल मैंने लिखा भी है। बफल का काम क्या है कि हमारे फ्लू गैसेज को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या, डिस्ट्रीब्यूट, यानी पूरे ट्यूब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ठीक है। अब होगा क्या मेरे प्यारे साथियों कि कोई चीज़ जब गर्म होगी, स्टीम बनेगी, तो वो ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठ के जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से इनटेक होगी, ठीक है, फिर यहाँ से इनटेक होगी। इसी तरीके का प्रोसेस चलेगा। अब जब स्टीम क्या हो जाएगी कि एक लेवल पे वाटर से निकल करके स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर पहुँच जाएगी इस वाले लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इस वाले लाइन के ऊपर यहाँ पे एक आप सभी का लगा हुआ है ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्या है, उसके ऊपर मैंने अभी बताया था सुपर हीटर, ठीक है। अब यहाँ से इस ट्यूब के अंदर हो करके आपकी आ जाएगी कहाँ पर, सुपर हीटर पर। और फिर से यहाँ पे फ्लू गैसेज आप सभी को पता है कि प्रोवाइड हो रहे हैं, और सुपर हीटर से क्या हो गई, ये स्टीम क्या हो जाएगी, सुपर हीट। और सुपर हीट होकर के यहाँ पर आप सभी की निकल जाएगी कहाँ के लिए, टरबाइन के लिए, जहाँ पे आपको टरबाइन पे मूव कराना है। अब अगर आप सभी देखेंगे तो इसे हम अप टेक हेडर और ये इसे हम डाउन टेक हेडर कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और जो फ्लू गैसेज हैं आप सभी देख सकते हो कि चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं, और बाद में ये फ्लू गैसेज यहाँ से निकल जाती हैं। और इसको दो तरीके की यूज किया जाता है फ्लू गैसेज को, एयर प्री हीटर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, और इकोनोमाइजर में भी यूज करते हैं, आपको पता भी है, ठीक है। तो इन फ्लू गैसेज को फिर से न्यूट्रलाइज किया जाता है। और ऊपर लगा हुआ है प्रेशर गेज, क्योंकि यहाँ पे स्टीम के लिए ही प्रेशर गेज है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर गेज को देखते रहते हैं, और ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, यानी इससे कम वाटर नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ इसको चेक करते रहता है, ठीक है। और ये हैंड होल है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, ये आपका ओवरऑल बैबकॉक विलकॉक्स का वर्किंग है। आइए थ्योरी को समझेंगे, एकदम से क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर है तो हाई प्रेशर बॉयलर होगा। ये कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों, हाई प्रेशर बॉयलर होगा, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर एक हाई प्रेशर बॉयलर है, जिसमें जल की जो ट्यूब्स हैं उसको क्या करते हैं, तिरछी रखते हैं। कितना तिरछी रखते हैं, 15 डिग्री तक इंक्लाइंड रखते हैं, ठीक है। और इस बॉयलर में ईंधन के रूप में हम कोयला इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल किया, यहाँ पे फायर डोर के पास, ठीक है, कोयला इस्तेमाल करते हैं। फायर डोर के रास्ते कोयले को दहन भट्टी की नलिका में प्रवेश कराते हैं। दहन के पश्चात उत्पन्न ऊष्मा नौलियों के ऊपर प्रवाहित कराते हैं, जिससे नालियाँ का जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसके ऊपर हमने प्रवाहित कराया और ये क्या करी, स्टीम के रूप में कन्वर्ट हुई और यहाँ पर पहुँची, फिर से यहाँ पे इनटेक हुआ,
फिर इस ट्यूब के अंदर गई और एक समय के बाद ये स्टीम बन जाएंगी। तो स्टीम बनने के बाद फिर क्या होगा कि सुपर हीटर में ले जाएंगे। यह शुष्क भाप सुपर हीटर से गुजरते हुए प्राइम मूवर को भेज दिया जाता है। प्राइम मूवर का मतलब वही है जहाँ पे आपको टरबाइन को मूव कराना है। और दहन भट्टी से उत्पन्न गर्म गैसों को नलियों के ऊपर से सुपर हीटर से इकोनोमाइजर से एयर प्री हीटर। अब जो फ्लू गैसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर में ले जाएंगे और उसके बाद वायुमंडल में, यानी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको हम प्रॉपर न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। किसी चीज़ को 100% तो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर की मदद से काफ़ी हद तक उस फ्लू गैसेज को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इसके पहले मैंने इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर दोनों को अच्छी तरीके से भी मैंने समझाया था। एयर प्री हीटर में एयर को गर्म करते हैं और इकोनोमाइजर में हम पानी को गर्म करते हैं। कौन से पानी को, जो ये पानी यहाँ पे इनटेक हो रहा है इसको हम पहले से ही एयर प्री हीटर की मदद से इसको गर्म कर देते हैं, जिससे ये एंट्री लेता है तो जल्दी से जल्दी गर्म होकर के स्टीम में पहुँच जाता है। और स्टीम से फिर क्या करेंगे, हम इसको ले जा करके इस सुपर हीटर से, फिर एसेसरीज यूज होती है सुपर हीटर, और सुपर हीटर को भी यहीं से गर्म किया जा रहा है और वो जल्दी से जल्दी उसको ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में बना देता है और आपका टरबाइन पे मूव कराते हैं। तो ये फाइनली आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों, बॉयलर का एनिमेशन, जो कि आपका वाटर ट्यूब बॉयलर था। ठीक है, अब हमारा है कॉकरन बॉयलर। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स छूटे हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। इसमें 2 निरीक्षण डोर लगे होते हैं। ठीक है, और इनका बॉयलर पर समय समय पर रख रखाव होता है। ठीक है, यहाँ से साफ़ सफाई होता है मैन होल के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया भी था। ठीक है, और एंटी प्राइमिंग पंप की सहायता से स्टीम में से जल के कणों को अलग किया जाता है। यहाँ पे एंटी प्राइमिंग देखिए आप सभी, पूरा एक लाइन बना हुआ है। ठीक है, जिससे स्टीम जो है आपकी अलग हो जाती है पानी से। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम 40 बार तक का प्रेशर यूज होता है और वाष्पन क्षमता 4000 किलोग्राम पर हावर है। दक्षता 60 से 80% है। चौड़ाई लंबाई देख सकते हो, डायमीटर देख सकते हो। तो ये ज़रूर पॉइंट्स याद करके रखना। बाकी मैंने कई सारे पॉइंट्स आप सभी को बताए हैं। ये आप सभी के अंदर ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि ला माउंट बॉयलर है। ठीक है, तो देखो बॉयलर आप सभी के 3 तरीके के यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड हैं। एक तो कॉकरन बॉयलर, एक बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर और एक आपका लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है, तो चलिए अब हम कॉकरन बॉयलर को समझते हैं। कॉकरन बॉयलर जो है आपका एक फायर ट्यूब बॉयलर है। जैसा कि अगर मैं बता चुका हूँ या नहीं बताया हूँ तो बता भी दे रहा हूँ कि अगर जो फायर है, फायर का मतलब क्या होता है कि फ्लाई एस। ठीक है, जो आपका फ्लू गैसेज है। ठीक है, फ्लू गैसेज यहाँ लिख देता हूँ, फ्लू गैस। अगर फ्लू गैस किसके अंदर हो, अगर फ्लू गैस ट्यूब के अंदर हो, ठीक है, ट्यूब के अंदर हो, और वाटर जो है वो कहाँ हो, आउटसाइड द ट्यूब हो, तो वो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। अगर आपका वाटर जो है, वाटर कहाँ हो, वाटर ट्यूब में हो, वाटर क्या है, ट्यूब के अंदर है, और जो आप सभी का धुआं या कह सकते हैं एस या आपका फ्लू गैस कह सकते हैं। ठीक है, फ्लू गैस जो है वो आपका कहाँ हो, आउटसाइड द ट्यूब हो, तो वो हमारा कहलाएगा वाटर ट्यूब। तो क्या है ये है एक फायर ट्यूब। ये आपका पूरा वर्किंग है, मैं एक एक करके समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब जो कॉकरन बॉयलर है मेरे प्यारे साथियों, इसमें होता क्या है कि नीचे की तरफ एस्पिट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एस्पिट। अब भैया एस्पिट का काम क्या है कि जैसा कुछ भी आप जलाओगे तो वो राख हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि तुरंत ऐसा नहीं है कि हम जैसे आपका स्टीम बनाए और फिर उसको हम साफ़ करने लगे, क्योंकि उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक स्पेस बनाया जाता है एस्पिट का। ठीक है, एस्पिट में क्या होता है भैया, ये आपकी राख क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। अब यहाँ पे लगा हुआ है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक को मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी था कि आपका जो भी पदार्थ है बाद में जैसे कचरा वगैरह है उसको साफ सफाई करके निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का यूज किया जाता है। ग्रेट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि पता है कि ग्रेट, जहाँ पर ग्रेट एक जाली होती है जहाँ पे रख करके किसी भी कह सकते हैं कि कोयले वगैरह को जलाया जाता है, जहाँ से हम फ्लू गैसेज को प्राप्त करते हैं। ये है आपका फायर डोर। फायर डोर का मतलब यहाँ से आप सभी का हर एक चीज़ें हम यहाँ पे जलाने वाले के लिए डालते हैं। ठीक है भैया, अब हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों कि फायर कर दिया, अर्थात यहाँ पे फ्लू गैसेज को जला दिया।
फ्लू गैस जल गया, अब ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ। ठीक है, अब हमारा जो फायर होगा किसके अंदर होगा, वो ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है भैया, अब ट्यूब के अंदर होने लगा। ठीक है, और जो ये वाटर कंटेंट है पूरे ये इसके अंदर है। अगर आप सभी इसको देखेंगे तो इसको काटा गया है। ठीक है, एक जगह से काट करके उसका डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये मत सोचिए कि इस तरीके से है, तो ये वाटर चारों तरफ कंटेंट होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि जो फ्लू गैसेज है आई और ऐसे फ्लू गैसेज पास हुई, और कहाँ पर पास हो गई मेरे प्यारे साथियों, सीधा निकलते हुए स्मोक बॉक्स में पहुंच गई। अब स्मोक बॉक्स और चिमनी दो चीज़ें लगी हुई हैं। स्मोक बॉक्स जो है मेरे प्यारे साथियों, जो फ्लैश है या अनबर्न चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ आप जलाते हो तो उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि वो धुएं के साथ निकलते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी कि इन्वायरमेंट में निकल जाए, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, स्मोक बॉक्स यूज किया गया है। ठीक है, बाद में इसको निकाल करके साफ कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो धुआं है उसको क्या कर दिया जाता है, इन्वायरमेंट में चिमनी की मदद से छोड़ दिया जाता है। अब ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ जो ये सेल बना हुआ है, ये कैसा सेल है मेरे प्यारे साथियों, ये है हेमीस्फीयर सेल। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेमीस्फीयर क्राउन। क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर क्राउन। ठीक है भैया, आइए अब ये कंबस्टन चैम्बर जहाँ पे आप सभी का फ्लू गैसेज जा रही हैं उसको तो देख ही रहे हो आप सभी, और ये इसके जो बाहर लगा हुआ है ईंट, वो लगा है अग्निशमन। ठीक है, मतलब ऐसी ईंटें जो अग्नि को सह सकें। ठीक है, वो फायर ब्रिक ईंटें होती हैं। और ये जो वर्टिकल फीड पाइप है, कहने का मतलब ये है कि जो फीडिंग दी जा रही है इस तरीके से यहाँ से दी जा रही है। ठीक है भैया, और जब हमें ज़रूरत है कि वाटर को खाली करना है तो यहाँ से हम वाटर को खाली भी कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे वर्टिकल फीडिंग ऊपर से दी जा रही है। ठीक है भैया, और ये फ्लू पाइप है। ठीक है, फ्लू पाइप तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जा रही हैं। ठीक है, फ्यूजिबल प्लग, जैसा कि अभी ऊपर मैंने आप सभी को बताया भी था कि वैसा प्लग जब हमारा वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में हमारे अग्नि को क्या करना है, उसको ख़त्म करना है। तो फ्यूज जो ख़त्म हो जाएगा तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारा जल जाएगा, और जो जल रहा होगा बुझ जाएगा, और हमारा वाटर जो वेपर बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर जो है ये एक पोर्शन इसका हेमीस्फीयर से टच रहता है, दूसरा इस जो है आपके यहाँ से टच रहता है। कहाँ से, वाटर से, जहाँ पे हमारा वाटर है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखती रहती है। ये एक्सटर्नल सेल है, जो ये डब्बा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है। मेन होल साफ सफाई के लिए है, जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है, प्रेशर गेज, यहाँ पे प्रेशर का मेजरमेंट करते रहते हैं कि कितना हमारा स्टीम बन रहा है। सेफ्टी वाल्व, जैसा कि मैंने बताया भी था कि आप सभी का अगर ज़्यादा हो रहा है प्रेशर तो खोल दिया जाएगा। ठीक है, और स्टीम स्टॉप वाल्व, स्टीम को रोक सकें। ठीक है, कि अब इससे ज़्यादा स्टीम को नहीं रिलीज करना है या रोकना है। ठीक है, अब ये एंटी प्राइमिंग पाइप नई चीज़ है। ठीक है, सेल तो आपको पता ही है कि चारों तरफ पूरा सा ढका हुआ है। एंटी प्राइमिंग पाइप क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई भी हमारा स्टीम होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पूरी तरीके से ड्राई सैचुरेटेड हो। तो ड्राई सैचुरेटेड नहीं होगा तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होगा उसमें। अगर वो मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको एंटी प्राइमिंग पाइप जो है वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है। ये आपका काम है एंटी प्राइमिंग पाइप का। और जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है उसको क्या करिए जाएगा, जो स्टीम स्टॉप वाल्व लगा हुआ है जहाँ पे स्टीम आगे की तरफ जा रही है वहाँ से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, स्मोक बॉक्स को मैंने बताया कि स्मोक बॉक्स की मदद से क्या करोगे, जो भी स्मोक है उसको निकाल करके साफ कर लिए जाओगे। अब इतना हमने सभी पार्ट के बारे में समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। पार्ट के बारे में सब समझ में आ गया कि नहीं आया? कुछ नहीं, कोयले की राख यहाँ पे नीचे है, इकट्ठा हो रही है। आई इकट्ठा कहाँ से? फायर करने से। तो फायर डोर से क्या किया हमने, कोयले वगैरह को लगाया और जलाया। यहाँ पे फायर निकली और सीधा ट्यूब से होते हुए कहाँ चली गई, स्मोक बॉक्स से सीधा चिमनी में। स्मोक बॉक्स में धुआं को हटा लिया, तो मतलब पार्टिकल को हटा लिया और चिमने में चली गई। अब इसने क्या किया कि ट्यूब के अंदर क्या है, फायर, और चारों तरफ के वाटर को क्या कर दिया, ये गर्म कर दिया। और जब ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा तो स्टीम बनेगा, और स्टीम बनेगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, स्टीम यहाँ पर पहुँच जाएगा। और ऑलरेडी आप सभी को पता है सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, ये सब अरेंजमेंट लगे होते हैं। ये आपका छोटे स्तर पर, लो लेवल पर यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेस भी कम लेता है ये। तो ये उसके बाद यहाँ पे स्टीम बनेगा और एंटी प्राइमिंग पाइप इसको रोक लेगा। बाकी मैंने एक एक चीज़ को समझा दिया।
स्पेसिफिकेशन में देख लो, ये वर्टिकल बॉयलर है, देख भी सकते हो वर्टिकल खड़ा हुआ है, और मल्टी ट्यूब बॉयलर है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ट्यूब्स हैं इसमें। इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, यानी बॉयलर के अंदर ही फायरिंग हो रही है, देख भी रहे हो आप। और नेचुरल सर्कुलेशन है, ठीक है। नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पर अगर आप सभी देखोगे तो यहाँ पर नेचुरल सप्लाई हो रही है। तो ये इस तरीके से कॉकरन बॉयलर का पूरा डायग्राम है, और मुझे लगता है कि वर्किंग है। मुझे आशा है कि कॉकरन बॉयलर अब आपको समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जो भी थ्योरी है बना करके ईजिली लिख पाओगे। तो चलिए अब हम एक और बॉयलर जो बचा है वो कौन सा बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर। तो चलिए भैया हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में, कि भैया लोकोमोटिव बॉयलर क्या है, कैसे है। देखिए, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एक बार आप बॉयलर पढ़ लिए तो लगभग सबका वर्किंग वही है। तो चलिए हम लोकोमोटिव बॉयलर के एक एक कंपोनेंट को देखेंगे और पूरे हम वर्किंग को समझेंगे, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हो। तो पहला हमारा जो लिखा हुआ टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फायर ट्यूब बॉयलर, अर्थात लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर जो फायरिंग होती है वो ट्यूब के अंदर होती है और चारों तरफ वाटर कंटेंट होता है। क्लियर है बात। आइए पहले हम कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है और इंटरनल बॉयलर है। इंटरनल का मतलब इंटरनल फायरिंग, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल फायर्ड लिख लो, ठीक है भैया। उसके बाद ये पोर्टेबल बॉयलर भी है, यानी भाई ओबियस सी बात है कि स्टीम इंजन यूज कर चला रहे हैं, इस इंजन को चला रहे हैं तो पोर्टेबल ही है। तो ये हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन है। बस कहानी डायग्राम से ही है, डायग्राम के एक एक पार्ट को समझो और फिर आप अपने तरीके से बना करके लिख सकते हो। आइए, यहां पर नीचे होता है मेरे प्यारे साथियों एस्पिट। क्या होता है? एस्पिट। एस्पिट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम जो भी फायरिंग करते हैं उसके बाद बचे हुए राख वगैरह को इकट्ठा करते हैं। अब ये है हमारा ग्रेट। ग्रेट क्या होता है? एक ऐसी जाली होती है जहां पर हम क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं, यानी वहीं पर अपने कोयले वगैरह को जलाते हैं। अब ये लिखा है फायर ब्रिक आर्क। ये क्या होता है? ये इसे हम डिफ्लेक्टर के रूप में भी कहते हैं। डिफ्लेक्टर क्या करता है कि जैसे यहाँ पे अगर फ्लू गैसेज होती है तो इनको डिफ्लेक्ट करके कहाँ ले जाएगा, ये आपका डिफ्लेक्ट करके ले जाएगा आपके ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है फायर ब्रिक आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एयर सप्लाई जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एयर सप्लाई करने के लिए दो तरीके से हम एयर को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी तरीके से और सेकेंडरी। जैसा कि पिछले उसमें देखा भी होगा, आपको डैम्पर लिखा हुआ मिला होगा, तो डैम्पर का काम ही है कि एयर को प्रॉपरली सप्लाई करना। तो इधर से भी आपका एयर सप्लाई हो रहा है और इधर से भी एयर सप्लाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एयर सप्लाई और इसे हम सेकेंडरी एयर सप्लाई कहते हैं। फायर होल, जैसा कि आप सभी को पता है कि जहाँ से हम वो होल जहाँ से हम फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वह हमारा फायर होल है, यहाँ पे हमारा फायरिंग होगा। और यह पूरा फायर बॉक्स है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम क्या किए हुए हैं, फायरिंग किए हैं। अब हमें मिल जाएगी क्या, अब हमें मिल जाएगी फ्लू गैसेज। क्या मिल जाएगी? फ्लू गैस। अब फ्लू गैस हमारे ट्यूब के अंदर, ठीक है, हमारे इन ट्यूब के अंदर सप्लाई हो गई, और जैसे ही सप्लाई हो गई आगे की तरफ ये बढ़ी। और अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि सप्लाई हो करके, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसे, सप्लाई होते हुए यहाँ पर आई और यहाँ से यहाँ पे निकल गई, ठीक है। इसमें हम ड्रॉट का यूज करते हैं, आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले भी हैं ड्रॉट, ठीक है भैया। ड्रॉट क्या होता है कि जब हम अपना जो भी स्मोक वगैरह है उसको निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल चीज़ का यूज करते हैं, तो वो ड्रॉट है। आगे मैं डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से ड्रॉट से होते ही हमारी चिमनी की तरफ से निकल जाती है, ठीक है। इतना हमारा नॉर्मल प्रोसेस हो गया, लेकिन अभी आगे हम प्रोसेस को समझने वाले हैं क्योंकि हमें इंजन को चलाना है। यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट भी आप सभी को दिख रहा होगा। अब हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे जैसे हमने ये फायर किया और ये हमारी चिमनी से निकल गई, यहाँ पे आपका पानी है, ठीक है। ये क्या हुआ, स्टीम बनना शुरू हो गया। ये आप सभी की जो दिख रही है ये स्टीम है, ठीक है। अब ये स्टीम कैसी स्टीम है मेरे प्यारे साथियों? वेट स्टीम है, ठीक है। अब वेट स्टीम है तो आपको पता है कि उसको हमको सुपर हीट करना है, तो उसके लिए सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे हैंडल, ठीक है। ये कौन यूज कर रहा है? ये कोई मैन होगा जो इसको आगे पीछे करेगा, ठीक है। और यहां से क्या कर देंगे हम, इस वाले ऑप्शन को खोल देंगे।
इस वाले ऑप्शन से होते हुए हमारा स्टीम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है सुपर हीटर। क्या कहते हैं भैया, इसे हम कहते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करेगा कि जहां से फायरिंग हो रही थी उसी के अंदर ट्यूब में हम क्या करेगा, डाल देगा। ठीक है, किसको, जो हमारा स्टीम बना था उसी के अंदर फिर से डाल देगा। अब जो स्टीम इसमें गई और हल्की हुई क्योंकि सुपर हीट हुई, तो उसके बाद फिर ये स्टीम फिर से वापस से निकलेगी। इसी के अंदर ट्यूब का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जब ये बड़ा सा बॉयलर देखोगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे तो एक डायग्राम से बनाया गया है। तो इसी ट्यूब के अंदर फिर से हमने स्टीम को डाला और यहाँ से फिर स्टीम निकली और यहाँ पर देखो आई स्टीम। अब यहाँ पे लगा हुआ है सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट। ठीक है, और सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, यहाँ पर आई और इस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन को क्या करेगी, ये स्टीम चला देगी। अब ऊपर का हम प्रोसेस समझ लेते हैं। ऊपर है हमारा डोम। ठीक है, इसी डोम के अंदर सारी स्टीम इकट्ठा होगी और यहीं से आप सभी का क्या होगा, ये जो हैंडल लगा हुआ है यहाँ से इसका संचालन करेंगे और ये जाएगा सुपर हीटर में। रेगुलेटर वाल्व इसीलिए होता है कि ये आपका रेगुलेट किया जा सके, जो ये चीज़ लगा हुआ है। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए मेन के द्वारा। सेफ्टी वाल्व, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टीम ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या किया जाए, सेफ्टी पर्पज पे खोला जा सके। ठीक है, वो सेफ्टी वाल्व हो गया। ये मेन स्टीम की पाइप हो गई। सुपर हीटर एलिमेंटर पाइप है, जैसा कि मैंने बताया कि सुपर हीट करने के लिए उसी वाले फ्लू गैस की पाइप के पास से सिस्टम लगा देते हैं जिससे वो सुपर हीट हो सके। चिमनी को मैंने बता दिया, ये स्टीम पाइप है जो सिलेंडर पिस्टन के लिए जा रही है। ब्लास्ट पाइप है जहाँ पे ये आपका पूरा स्टीम आकर के इकट्ठा हो रहा है। ये स्मोक बॉक्स है। ठीक है, स्मोक बॉक्स जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है और यहाँ से चिमनी पे क्या है निकल जाएगा। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं जिसके अंदर आप सभी का फायरिंग हो रहा है। ठीक है, और आपका स्टीम जनरेट हो रही है। ये पूरा बॉयलर का सेटअप है। तो हमने सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया। एक बार हम वर्किंग को फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पे ग्रेट के पास से हमारा फायरिंग हुआ और जब फायरिंग हुआ तो फ्लू गैसेज निकली ट्यूब के माध्यम से और ट्यूब के माध्यम से निकलते हुए यहाँ पर ड्रॉट प्रोड्यूस लगा हुआ है, होते हुए चिमनी से बाहर निकल गई। लेकिन जब चिमनी से बाहर निकल गई ये तो हमारी फ्लू गैसेज निकल गई। अब हमारा जो ये पानी था ये क्या हुआ, ये हीट हो गया, यानी ये अब वेपर बनेगा। तो स्टीम यहाँ पे जाकर के जो हरा हरा दिख रहा है यहाँ पे इकट्ठा हो गई। लेकिन हमें पता है कि उसे हम ड्राई बनाना है, यानी वेट स्टीम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक मेन सिस्टम रेगुलेटर वाल्व, उससे इसको खोल देंगे और ये आ जाएगा यहाँ सुपर हीटर के पास। सुपर हीटर अरेंजमेंट क्या है कि जो हमारा जो ट्यूब के अंदर आप सभी का फायर चल रहा है, ठीक है, जिसे हम फ्लू गैसेज कह रहे हैं, उसी के साथ अरेंज कर देंगे किसको, जो वेट स्टीम है। तो वो क्या बन जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम। और फिर सुपर हीटेड स्टीम ये देखो लाल कलर की निकलते हुए यहाँ पे आ जाएगी सिलेंडर पिस्टन में और हमारा क्या होगा, सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट को चलाया जाएगा और हमारा जो रेलगाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। और आप सभी इस डोम के अंदर देख सकते हैं कि सारी स्टीम इकट्ठा होती है। बाकी ब्लास्ट पाइप, स्टीम पाइप, जहाँ पे स्टीम पाइप है, सिलेंडर, स्मोक बॉक्स, तो ये प्रॉपर आपका फायर ट्यूब का अरेंजमेंट है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत प्यार से मैंने लोकोमोटिव बॉयलर का पूरा अरेंजमेंट है जिसे मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको लोकोमोटिव बॉयलर समझ में आ गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तब तक के लिए तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है बॉयलर ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट क्या है उसको हम समझते हैं। देखो, ड्रॉट जो है आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ हो, कुछ आपको न्यूमेरिकल याद करना है, कुछ नया इसमें करना है, बहुत इजी है। अगर आप सभी ने गांव में पंखा चला करके जो धान होता है उसको क्या किया है, ओसा करके उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाली है, तो कुछ वो मैकेनिज्म आप याद करिए। तब तक मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर भी आपका फ्लू गैसेज को क्या करना होता है, जलाना होता है, वहाँ पर हवा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी अरेंजमेंट की मदद से वहाँ पे हवा को देते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका फ्यूल जल गया, यानी फ्यूल के रूप में क्या हुआ, कोयला वगैरह यूज हो रहा है, वो जल गया, तो उसकी जो फ्लू गैसेज हैं उसको भी वायुमंडल में रिलीज करना है। तो ऐसा ना हो कि फ्लू गैसेज वहीं चिमनी में इकट्ठा होती रहे जिससे कि वायुमंडल में रिलीज होने में दिक्कत हो और फालतू की वहाँ पे हीटिंग वगैरह हो जिससे आपके बॉयलर को नुकसान हो।
तो उसको निकालना भी आवश्यक है। तो इसी दोनों चीज़ों को करता है हमारा बॉयलर ड्रॉट। समझ गए, हवा को देना भी काम है और फ्लू गैसेज को यानी हवा को बाहर निकाल करके फेंकना भी काम है हमारे बॉयलर ड्रॉट का। तो फ्यूल के कंबस्चन के लिए आवश्यक मात्रा में हवा की पूर्ति करता है और जो जली हुई गैस है, फ्लू गैस है, उसको बॉयलर से वायुमंडल में बाहर निकालता है। इसे दहन के लिए आवश्यक मात्रा में हवा खींचने और बॉयलर से वायुमंडल में प्रवेश करने वाली फ्लू गैसों को निकालने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दहन के लिए जितनी आवश्यक हवा है उसको खींच करके लाएगा और वो फ्लू गैसेज, अनावश्यक गैसेज जिन्हें उस चिमनी के अंदर या बॉयलर के अंदर नहीं रहना है, उसको क्या करेगा, वायुमंडल में खींच करके बाहर फेंकेगा। उसका काम करता है हमारा बॉयलर ड्रॉट। तो उसे इन दाब के अंतर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आइए हम बॉयलर ड्रॉट को 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा नेचुरल ड्रॉट है, एक फोर्स ड्रॉट है, एक इंड्यूस्ड ड्रॉट है। ठीक है, आइए हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे। मुझे आशा है कि तीनों को बहुत इजीली समझ पाओगे। नेचुरल ड्रॉट के अंदर कुछ नहीं होता है, नेचुरल ड्रॉट के अंदर कुछ नहीं होता है, अर्थात ये अगर हमारा चिमनी का अरेंजमेंट है और यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है, गर्म गैस है। ठीक है, और जब गर्म गैस ऊपर उठी तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई, और जब ये जगह खाली हो गई तो कोई दूसरी जो हवा है यानी ठंडी हवा उस जगह को लेगी। ठीक है, और फिर वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये है आपका नेचुरल ड्रॉट। इसमें कुछ भी नहीं होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हवा की गति बिना किसी यांत्रिक सहायता यानी कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं, बस नॉर्मली जो दबाव का अंतर है यानी प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है उसके कारण ये पॉसिबल होता है। आमतौर पर यह चिमनी या फ्लू गैसों में पाया जाता है। ठीक है, जहां गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा को अपनी जगह लेने के लिए खींचती है, जिससे एक फ्लो बनता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल ड्रॉट। ठीक है भैया, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब आता है 2 तरीके का ड्रॉट, एक होता है फोर्स ड्रॉट और एक होता है इंड्यूस्ड ड्रॉट। अब फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस्ड ड्रॉट को समझना जरूरी है। इस फोर्स ड्रॉट में क्या होता है, किसी चीज को फोर्सली हवा दे करके बाहर की तरफ निकाल देना। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप धान के अंदर जो भी चीजें हैं पड़ी हुई हैं तो आपने हवा दिया और जो भारी चीज है वो तो नीचे है ही और आपका फ्लू गैस निकल गया। कुछ इसी तरीके से है कि बिजली संयंत्रों यानी अगर बॉयलर का यूज जहाँ पे बिजली बनाने में हो रहा है वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है। लगभग 300 mm पानी जिसके लिए प्राकृतिक ड्रॉट सक्षम नहीं है। ठीक है, यानी भारी मात्रा में कैपेसिटी में चल रही है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को क्या कराना है, बर्न कराना है, तो वहाँ पे हवा भी की जरूरत है और निकालना भी है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ड्राफ्ट प्रणाली का यूज किया जाता है। इसे पंखा या यांत्रिक ड्राफ्ट भी किया जाता है, यानी यहाँ पे एक फैन टाइप का सिस्टम होता है जो फ्यूल को हवा को सक करके लाता भी है और हवा के माध्यम से ही क्या करता है, हवा दे करके वो जो भी हमारा चिमनी है, ठीक है, वहाँ से धुआं को निकाल देता है। जैसे आपके घरों में ज़्यादा धुआं हो जाता है तो आप फैन चला देते हो तो वो ऊपर की तरफ निकाल देता है। अब इसी क्रम में आता है इंड्यूस्ड ड्रॉप। ठीक है, इंड्यूस्ड ड्रॉट क्या कहता है कि चिमनी जहां पे आपका हवा निकल रहा है वहां पर क्या करते हैं, एक ब्लोअर को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, चिमनी के बेस के पास क्या कर देते हैं, एक ब्लोअर। अब ब्लोअर क्या करेगा कि जो भी चीजें हैं उसको निकाल करके कहां पर डाल देगा, उस चिमनी के अंदर डाल देगा, और जिससे क्या होगा कि वायुमंडलीय दबाव होगा और प्रेशर डिफरेंस के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका फ्लू गैसेज है वो बाहर चला जाएगा। तो इसके अंदर एक ब्लोअर सिस्टम अपडेट किया जाता है और वहाँ पर एक फ़ैन वगैरह लगाया जाता है। तो चीज़ें यही हैं आपका इंड्यूस्ड ड्रॉट और फोर्स्ड ड्रॉट। तो मुझे आशा है कि ये पूरा यूनिट आपको समझ में आया होगा और आपके 10 नंबर पक्के हो गए होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।